बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मिस परोहित मुसन्निफ मज़हर करीम M.A. इमरान सीरीज़। टाइगर टैक्सी में सवार लाहौर की एक सड़क पर गुजर रहा था। लाहौर खासा बड़ा शहर था और इसका अपना बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट था। काहिरा से लाहौर के लिए लोकल फ़्लाइट्स चलती थीं। टाइगर एक लोकल फ़्लाइट के ज़रिए काहिरा से लाहौर पहुंचा था ताकि क्राउन ग्रुप के रॉजर को कवर कर सके, जिसका ताल्लुक इस ग्रुप से था जिससे कदीम तारीखी तख्तियाँ और कदीम तारीखी हीरा मिस्र के नेशनल म्यूज़ियम से चोरी कर लिया था, जिन्हें बरामद करने के लिए इमरान और टाइगर मिस्र पहुंचे थे। टाइगर ने पाकेशिया से काहिरा के एक क्लब के जनरल मैनेजर शिराजी की टिप हासिल की थी और शिराजी से इसे असलहे के स्मगलर लेकिन बज़ाहिर आलिम फाजिल बने हुए निसाई का पता चला था और निसाई ने रॉजर का नाम और फ़ोन नंबर बताया था। अलबत्ता इसे इसका पता मालूम ना था। सिर्फ इतना मालूम था कि रॉजर मिस्र के बड़े शहर लाहौर में रहता है और इसने वहाँ अपने ग्रुप का हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। फ़ोन नंबर चूँकि सैटेलाइट से मुंसलिक था, इसलिए एक्सचेंज से इस जगह का पता ना चल सका था, जिस पर इमरान ने इसकी मदद की और लाहौर के तफसीली नक्शे की मदद से इमरान ने चेक करके मालूम कर लिया कि ये फ़ोन नंबर लाहौर की मारूफ रिहायशी कॉलोनी ग्रीन टाउन में वाक़ है। अलबत्ता कोठी का नंबर मालूम ना हो सका था, लेकिन टाइगर को इसकी फ़िक्र नहीं थी क्योंकि इसे मालूम था कि वो इस कोठी को आसानी से तलाश कर लेगा, क्योंकि काहिरा में सरकारी तौर पर रिहायशी कॉलोनी के लिए मकामी शहरी हुकूमत के तहत बाकायदा इदारे बनाए हुए थे जिन्हें लोकल काउंसलर्स कहा जाता है। ये लोकल काउंसल्स हर कॉलोनी में रहने वालों का ना सिर्फ मुकम्मल रिकॉर्ड रखती थी बल्कि गटर और सेवरेज की देखभाल, एम्बुलेंसेस, फ़ोन, गैस या बिजली की सप्लाई की खराबी की सूरत में हंगामी तौर पर काम करती थी। इस तरह कॉलोनी में रहने वाले बेहद पुरसकून ज़िंदगी गुजारते थे। इन्हें इन मामलात के सिलसिले में कोई परेशानी ना उठानी पड़ती थी। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर फौरी अमदाद मुहैया कर दी जाती थी। इसलिए टाइगर को मालूम था कि ग्रीन कॉलोनी की लोकल कौंसिल से फ़ोन नंबर और रॉजर के नाम से रिहाइशगाह के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। आपने ग्रीन कॉलोनी में कहाँ ड्रॉप होना है सर? ड्राइवर ने अचानक पूछा। मैंने ग्रीन कॉलोनी की लोकल कौंसिल में एक आदमी से मिलना है, टाइगर ने कहा। यस सर, ड्राइवर ने जवाब दिया और फिर कुछ देर बाद टैक्सी एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर एक 2 मंजिला इमारत के सामने रुक गई। इमारत पर ग्रीन कॉलोनी लोकल काउंसिल का बोर्ड मौजूद था। एक साइड पर एम्बुलेंसेज और आग बुझाने वाली गाड़ियां नजर आ रही थीं। सामने मेन दरवाज़ा था। टाइगर टैक्सी से उतरा। इससे मीटर देखकर ना सिर्फ किराया अदा कर दिया बल्कि एक माकूल टिप भी दे दी और ड्राइवर सलाम करके टैक्सी आगे ले गया तो टाइगर इमारत के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें मुख्तलिफ मेज़ें मौजूद थीं जिन पर बाकायदा काम हो रहा था, जबकि फ्रंट पर एक तवील काउंटर बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ शोबों के बारे में प्लेट्स नस्ब थीं और वहाँ चंद लोग काउंटर पर मौजूद थे। एक साइड पर इंक्वायरी की प्लेट भी मौजूद थी। काउंटर के पीछे एक नौजवान खड़ा था। टाइगर इसकी तरफ बढ़ गया। वेलकम, फरमाइए, नौजवान ने टाइगर के अपने सामने रुकने ही मुस्कुराते हुए कहा। मैं एशिया से आया हूँ। ग्रीन टाउन में एक साहब रहते हैं, रॉजर साहब। इनका कार्ड मेरे पास था जो कहीं गिर गया है। क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगे कि वो किसी कोठी में रिहाइश पजीर हैं? टाइगर ने कहा। मैं चेक करता हूँ, आप 2 मिनट मुझे दे दें, नौजवान ने कहा और वापस हॉल के आखिरी कोने में मौजूद मेज़ की तरफ बढ़ता चला गया। इसने वहाँ से एक फ़ाइल उठाई और इसे लेकर वापस काउंटर पर आ गया और इसने इस फाइल को खोलकर चेक करना शुरू कर दिया। टाइगर देख रहा था कि फ़ाइल में हरूफ तरजीह के मुताबिक अंदराज किया गया था। नौजवान ने हर्फ आर को चेक करना शुरू कर दिया। जनाब, ग्रीन टाउन में 3 साहिबान का नाम रॉजर है। आपके मतलूबा साहब का पूरा नाम क्या है? नौजवान ने कहा। मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई थी। इसमें उन्होंने सिर्फ रॉजर का नाम लिया था। अलबत्ता वो यूरोपीय नज़ाद हैं, मकामी नहीं हैं। चले आप मुझे तीनों साहिबान की रिहाइशगाहों के नंबर बता दें, मैं चेक कर लूँगा, टाइगर ने कहा। ओह, 1 मिनट, ये रॉजर साहब तो मिस्र के शहरी हैं और ये दूसरे रॉजर साहब एक्रीमियन शहरी हैं। और हाँ, ये रॉजर जोसेफ साहब हैं, ये यूरोपीय नज़ाद हैं। यहाँ एक कॉलम में ये मालूमात दर्ज है। नौजवान ने खुद फाइल को पढ़ते हुए कहा। इनकी रिहाइशगाह का नंबर क्या है? मेरा मतलब है रॉजर जोसेफ, टाइगर ने कहा। इनकी रिहाइशगाह का नंबर है 31, 3rd ब्लॉक। इनका फ़ोन नंबर भी दर्ज है। आपको चाहिए? नौजवान ने कहा। हाँ, बता दीजिए। नंबर भी कार्ड पर था जो गिर गया, वरना मुझे आपके पास ना आना पड़ता। आपकी मदद का बेहद शुक्रिया, टाइगर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने एक चिट उठाकर इस पर फ़ोन नंबर लिखा और चिट टाइगर की तरफ बढ़ा दी।
चिट पर कोठी नंबर और नीचे फ़ोन नंबर दर्ज था। टाइगर ने एक ही नज़र में चेक कर लिया कि ये वही फ़ोन नंबर है जो इसने निसाई से हासिल किया था। इसका मतलब था कि रॉजर का पूरा नाम रॉजर जोसेफ था। टाइगर ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और वापस मेन गेट की तरफ मुड़ गया। मेन गेट से बाहर आकर वो पैदल ही आगे बढ़ गया। ग्रीन टाउन के हर चौकों पर कोठियों के नंबर्स और ब्लॉक के बारे में दर्ज था। और फिर वो थोड़ा आगे चौक पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि थर्ड ब्लॉक ही था और कोठी नंबर 31 भी इस बोर्ड के मुताबिक इस मोड़ पर ही वाक़ थी। टाइगर तेज तेज कदम उठाता हुआ 31 की तरफ बढ़ता चला गया। फुटपाथ पर चूंकि काफ़ी मर्द और औरतें भी चल रही थी, इसलिए किसी ने इसके इस तरह पैदल चलने पर किसी हैरत का इजहार ना किया था। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक खासी बड़ी कोठी के सामने मौजूद था, जिसका जहाजी साइज फाटक बंद था। साइड सतून पर 31 की प्लेट मौजूद थी, लेकिन किसी का नाम दर्ज नहीं था। टाइगर एक नज़र कोठी की तरफ देखता हुआ रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। अब इसके लिए मसला था अंदर पहुंचना। इसे मालूम था कि बाकायदा एक ग्रुप का हेडक्वार्टर है, इसलिए ये आम सी रिहाइशगाह नहीं होगी। यहाँ सख्त किस्म के हिफाजती इंतजाम भी किए गए होंगे। इस कोठी से दूसरी कोठी मुल्हका थी और फिर साइड पर एक सड़क जा रही थी। टाइगर साइड रोड पर मुड़ गया और फिर ये देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई कि दोनों कोठियों के उकबी तरफ एक चौड़ी गली थी, जिसमें बाकायदा कूड़े के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। टाइगर ने इधर उधर देखा और फिर वो तेजी से उकबी गली में मुड़ गया। इसे अब गटर के दहाने की तलाश थी और फिर दो बड़े ड्रमों के पीछे गटर का दहाना इसे नजर आ गया। चूंकि बड़े ड्रमों की ओट थी, इसलिए टाइगर ने झुककर गटर के दहाने की साइडों में मौजूद ग्रिप्स में हाथ डाले और एक जोरदार झटके से इसने ढक्कन उठाकर साइड पर रखा और फिर नीचे गटर में झांका तो इसके मुंह से कदरे इत्मीनान भरी आवाज़ निकली, क्योंकि यूरोप और एग्रीमिया में तो गटर लाइन बहुत बड़ी और चौड़ी बनाई जाती थी। इसमें आसानी से चला जा सकता था और इसमें चूंकि बिजली और गैस की लाइनें भी मौजूद होती हैं, इसलिए इन्हें चेक करने और इमरजेंसी की सूरत में इनकी मरम्मत के लिए लोग गटर में उतर कर काम करते रहते थे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं था और इसे खतरा था कि यहाँ मिस्र में शायद ये सब कुछ एग्रीमिया और यूरोप जैसा निज़ाम ना हो। लेकिन गटर के दहाने से नीचे झांकने से इसे कदरे इत्मीनान हो गया, क्योंकि गटर यूरोप और एग्रीमिया जितना बड़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल बड़ा ज़रूर था कि इसमें कदरे झुककर चला जा सकता था। इसने उठकर अपनी मतलूबा कोठी की तरफ देखा और जब इसे यकीन हो गया कि ये गटर लाइन इसकी मतलूबा कोठी में ही जा रही है, तो मुड़कर नीचे जाने वाली लोहे की सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगा। अलबत्ता कुछ नीचे उतरकर इसने ढक्कन को उठाकर ऊपर इस तरह रखा कि वो पूरा खुला हुआ नहीं था और ना ही पूरी तरह बंद था, और फिर वो नीचे उतरता चला गया। गटर लाइन में खासा अंधेरा था, सिर्फ मेन होल के ढक्कन वाली जगह से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। जिस वक्त टाइगर ने ढक्कन उठाया था, इस वक्त गटर से तेज बू इसकी नाक से टकराई, लेकिन कुछ देर ढक्कन हटा रहने की वजह से बू खासी कम हो गई थी। या दूसरी सूरत में यह भी हो सकता था कि टाइगर की नाक इस बदबू की आदी हो गई थी। बहरहाल अब इसे इस कदर बू महसूस नहीं हो रही थी कि वो इसे आगे ही ना बढ़ने देती। वो गटर लाइन की साइड में खुश जगह पर झुककर चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर जब वो दूसरे दहाने तक पहुंचा तो इसके अपने अंदाजे के मुताबिक वो अपनी मतलूबा कोठी की उकबी सिमत में पहुंच गया। लोहे की सीढ़ी यहाँ मौजूद थी। वो सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और फिर दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर इसने ढक्कन उठाकर साइड पर रखा और फिर गर्दन बाहर निकालकर इधर उधर देखा तो वो आके कोठी के उकबी बाग के कोने में मौजूद था। 2 मंजिला कोठी का उकबी हिस्सा सामने था। पानी और गैस के पाइप ऊपर जा रहे थे। उकबी बाग में कोई आदमी मौजूद ना था। टाइगर सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गया और फिर इसने ढक्कन उठाकर वापस दहाने पर रख दिया और फिर वो साइड गली की तरफ बढ़ने की बजाय इमारत की उकबी तरफ बढ़ने लगा। इसे मालूम था कि फ्रंट की तरफ इंतहाई सख्त पहरा होगा और वो चूंकि अकेला था, इसलिए वो इनके सामने ना आना चाहता था। वो इस अंदाज में रौजर तक पहुंचना चाहता था कि इस तक पहुंचते हुए कोई इसे मार्क ना कर सके। इसलिए इसने फ्रंट की बजाय उकबी तरफ से इमारत के अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक पाइप के साथ वाली खिड़की खुली हुई थी जबकि बाकी तमाम खिड़कियां बंद थीं। टाइगर इमारत के करीब पहुंच चुका था। एक नज़र इसने ऊपर देखा और फिर वो पाइप के जरिए किसी बंदर की सी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो खिड़की के करीब ना पहुंचा था कि इसके हसास कानों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मजीद ऊपर चढ़ने से रुक गया। इसने नीचे देखना शुरू कर दिया और फिर इसे एक मुसल्ला आदमी साइड गली से निकलकर उकबी तरफ आता दिखाई दिया, लेकिन वो आगे जाने की बजाय वहीं रुक गया और इसने सरसरी से अंदाज में इधर उधर देखा। टाइगर गो साकित था, लेकिन बहरहाल वो सामने था और आने वाला मुसल्ला आदमी अगर वैसे से ही सर ऊपर उठाकर देख लेता तो टाइगर इसे वाज़े तौर पर नजर आ जाता, और फिर वो मुसल्ला था, जबकि टाइगर के पास बचने का कोई भी रास्ता ना था। टाइगर के जहन में धमाके हो रहे थे
क्योंकि वो मुसल्ला गार्ड किसी भी लम्हे नजर उठाकर इसे देख सकता था। टाइगर ने अपने बचने का रास्ता तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसी लम्हे वो आदमी वापस मुड़ा और फिर एक बार फिर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी जो मध्यम सी होती जा रही थी। तो टाइगर ने बेइख्तियार ना सिर्फ इत्मीनान का सांस लिया, बल्कि दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया, और एक बार फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो इस खिड़की के करीब पहुंच गया जो खुली हुई थी। टाइगर ने सर आगे करके खिड़की में झांकने की कोशिश की तो इसे नजर आया कि एक कमरा था और बेडरूम के अंदाज में सजा हुआ था। शायद रात को किसी वजह से खिड़की खोली गई होगी और फिर इसे सुबह को बंद नहीं किया गया। इस तरह ये खिड़की खुली रह गई, वरना 2 मंजिला इस इमारत की बाकी तमाम खिड़कियां बंद थीं। टाइगर ने एक हाथ से पाइप पकड़ा और दूसरा हाथ बढ़ाकर इससे खिड़की के खुले हुए पट को पकड़ा, और फिर एक झटके से इसके पैर इस खिड़की के नीचे मौजूद शेड पर जम गए, और चंद मिनट बाद वो कमरे के अंदर पहुंच चुका था। कमरे का अंदाज बता रहा था कि इसे बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, फिर इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका तो वहाँ एक राहदारी थी, और इस राहदारी में कोई मौजूद नहीं था। अब टाइगर को इस रॉजर की तलाश थी, लेकिन वो इसे पहचानता ना था और ना ही इसे इसके कदो कामत के बारे में कोई मालूमात हासिल थी, क्योंकि निसाई की भी इससे सिर्फ फ़ोन पर बातें होती रही थी। बहरहाल वो राहदारी में से गुजरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि इसके कानों में फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो तेज़ी से इस रोशनदान की तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये रोशनदान फिक्स था, लेकिन इसमें शीशे की बजाय मोटी जाली नस्ब थी। इससे नीचे झांका तो वो कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। अलबत्ता कमरा खाली था, इसमें कोई आदमी मौजूद नहीं था, जबकि मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इसी लम्हे साइड पर मौजूद दरवाज़ा खुला और टाइगर ने सर चौखट से नीचे कर लिया, क्योंकि रोशनदान इस दरवाजे से, जो यकीनन वॉशरूम का दरवाज़ा था, बिल्कुल सामने नज़र आता था। चंद लम्हों बाद जब कुर्सी खिसकने और रिसीवर उठाने की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने सर ऊपर उठाया। अब एक आदमी मेन कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा था और रिसीवर इसके हाथ में था। यस, रॉजर बोल रहा हूँ, इस आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो रॉजर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो रिचर्ड? इमरान को हलाक कर दिया गया है, रॉजर ने उछलते हुए कहा। तो इधर राहदारी में मौजूद टाइगर भी इमरान का नाम और इसके बारे में बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। ठहरो, मैं फ़ोन महफूज कर लूँ, रॉजर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और फिर तेज़ी से फ़ोन सेट के चंद बटन प्रेस कर दिए। हाँ, अब तफसील बताओ, रॉजर ने तेज़ लहजे में कहा। इसका मतलब था कि इसे फ़ोन महफूज करने के लिए इसे ऑटो कर दिया था, इसलिए अब रिसीवर में बात करने की बजाय इसे लाउडर के ज़रिए दूसरी तरफ की बात सुनना पड़ेगी और फिर खुद भी बगैर माइक के बोलना होगा। ये फ़ोन को महफूज करने का खुसूसी सिस्टम होता है, क्योंकि रिसीवर और माइक के ज़रिए होने वाली बातचीत के टेप होने का इम्कान होता है। बगैर रिसीवर और माइक के होने वाली बातचीत किसी तरह टेप ना हो सकती थी, लेकिन इससे टाइगर को ये फ़ायदा हो गया कि अब वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी बखूबी सुन सकता था। बॉस, आपके हुक्म की तामील में हमने जमाल पाशा की रिहाइशगाह की मशीनी निगरानी शुरू कर दी थी। तब हमें पता चला कि नीदरलैंड की रेड लाइट एजेंसी का मकामी एजेंट राफेल अपने साथियों समेत जमाल पाशा की रिहाइशगाह की निगरानी कर रहा है। फिर इमरान वहाँ पहुँच गया। इसके बाद मकामी सीक्रेट सर्विस की प्रिंसेस सिद्रा भी अपनी कार में वहाँ पहुँच गई। हमने अंदर होने वाली बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अंदर शायद खुसूसी टाइप के आलात नस्ब थे, इसलिए कोई बातचीत रिकॉर्ड ना हो सकी। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद इमरान की कार रिहाइशगाह से बाहर आई और मुड़कर आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद प्रिंसेस सिद्रा की कार भी बाहर आई, लेकिन इसी वक्त वहाँ मौजूद राफेल और उसके आदमियों ने इमरान की कार पर मिसाइल फायर कर दिया, जो बराह रास्त कार को लगा और कार पुरजे पुरजे होकर फिजा में उड़ती चली गई। बोलने वाला, जिसका नाम रिचर्ड था, वो मुसलसल बोलते हुए रिपोर्ट दे रहा था। टाइगर का दिल इस तरह ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसके जहन में धमाके हो रहे थे और वो दिल ही दिल में इमरान की खैरियत की दुआएं मांग रहा था। क्या इमरान हलाक हो गया? रॉजर ने पूछा। वो शदीद जख्मी हुआ है बॉस, इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है और ये काम प्रिंसेस सिद्रा ने कराया है, वरना शायद इमरान अस्पताल तक ना पहुंच पाता, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। तुमने मालूम किया है कि इमरान की पोजीशन क्या है? रॉजर ने पूछा। यस बॉस, अस्पताल में इसका इलाज जारी है, लेकिन अभी इसकी हालत खतरे में बताई जाती है, रिचर्ड ने जवाब दिया। रेड लाइट एजेंसी ने मजीद कार्रवाई तो नहीं की? रॉजर ने पूछा। उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसेस सिद्रा को शायद पहले से इसका अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने इमरान को स्पेशल अस्पताल में मुंतकिल करा दिया, जहाँ स्पेशल वार्ड में रखा गया है। और आपको बता दूं कि ये VVIP वार्ड है और इसकी हिफाजत दिन रात तरबियत याफ्ता कमांडोज करते हैं। हत्ता के डॉक्टरों और नर्सों को भी चेकिंग के मराहिल से गुजारकर वार्ड में ले जाया जाता है, रिचर्ड ने जवाब दिया।
ठीक है, तुम इमरान के बारे में मुझे रिपोर्ट देते रहना, इसकी हलाकत हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। मैं चीफ को इत्तला कर देता हूँ, रॉजर ने कहा, और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। रॉजर बोल रहा हूँ लाहौर से, रॉजर ने कहा। यस, कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉजर ने रिचर्ड की तरफ से दी गई रिपोर्ट दोहरा दी। गुड न्यूज़, अब कम से कम ये तख्तियाँ मजीद महफूज हो गई, वरना हमें भी खतरा इमरान से था। लेकिन रेड लाइट एजेंसी ने यह कार्रवाई क्यों की है? इनको इमरान से क्या खतरा था? चीफ ने पूछा। मैं रिचर्ड से कहूँगा कि वो इस बारे में भी मालूमात हासिल कर ले, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मुझे रिपोर्ट देना, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही कटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉजर ने भी रिसीवर उठाकर इसे दोबारा क्रैडल पर रख दिया। तो टाइगर समझ गया कि रॉजर ने राब्ता ख़त्म कर दिया है। टाइगर को गो इमरान के ख़तरे में होने का इल्म हो गया था, लेकिन न जाने क्यों इसके दिल में इत्मीनान की लहर सी दौड़ गई थी, और इसके जहन में जो धमाके हो रहे थे वो ख़त्म हो गए थे। चूँकि इमरान काहिरा में था और टाइगर इस वक्त लाहौर में था, इसलिए वो फौरी तौर पर इमरान तक पहुँच भी ना सकता था। और ये बात भी सामने आ गई थी कि तख्तियाँ इस रॉजर ग्रुप के ने ही चोरी की हैं, और जिस तरह चीफ ने कहा था, इससे वाज़ेह था कि तख्तियाँ रॉजर ग्रुप के हेडक्वार्टर भिजवा दी गई हैं, और अब इसने रॉजर से हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात मालूम करना थी। चुनांचे वो आगे बढ़ा, और फिर थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियाँ उतरकर पहली मंजिल पर आ गया। यहाँ एक बंद का बरामदा था, जिसमें आगे जाकर एक बड़ा दरवाज़ा भी बंद था। इसका मतलब था कि रॉजर अपनी हिफाजत के लिए इस इमारत को फ्रंट और बैक से कतई अलहदा रखे हुए था। टाइगर को वो खुली हुई खिड़की ना मिलती तो इसके लिए इस तरह खामोशी से अंदर दाखिल होना नामुमकिन हो जाता, और यह फायरिंग और चीखों पुकार की आवाज़ से इस गुंजान आबादी कॉलोनी में कोई ना कोई पुलिस को इत्तला कर देता, और यहाँ की पुलिस भी यूरोप की तरह खासी तेज़ रफ्तार वाक़ हुई थी। इसके बावजूद टाइगर खासा मोहतात था, और फिर एक बार फिर रॉजर की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो फिर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। टाइगर इसकी आवाज़ का ताक़ुब करते हुए रॉजर के ऑफिस तक पहुँच गया। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था, और अंदर से रॉजर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। टाइगर दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। ये चूंकि बंद और अलहदा इमारत थी, इसलिए इसे किसी की मदाखलत का कोई ख़तरा ना था। रॉजर की आवाज़ इस कदर हल्की थी कि टाइगर वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज सुन ना सकता था, और जब इसे रिसीवर रखने की आवाज़ सुनाई दी तो इसने तेज़ी से दरवाजे पर दबाव डाला, तो दरवाज़ा जो अंदर से लॉक ना था एक धमाके से खुलता चला गया, और टाइगर बिजली की सी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर कुर्सी पर बैठे हुए रॉजर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा ही था कि टाइगर ने अंदर दाखिल होते ही जंप लगाया, और एक लम्हे के लिए इसके दोनों पैर मेज़ पर पड़े, और दूसरे लम्हे इसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए रॉजर के सर पर पड़ा, और वह चीखता हुआ वापस कुर्सी में धंस गया। जबकि टाइगर ने छल्लावे के से अंदाज में एक बार फिर जंप लगाया, और अब वो मेज़ की बजाय रॉजर की कुर्सी के साथ ज़मीन पर खड़ा था। ये सब कुछ वाकई जैसे पलक झपकने में हो गया था। टाइगर ने मशीन पिस्टल के दस्ते का दूसरा वार उठने की कोशिश करते हुए रॉजर के सर पर मार दिया, और इस बार रॉजर का जिस्म कुर्सी में ही धंस गया, और इसकी गर्दन साइड पर गिर गई। वो बेहोश हो चुका था। अगर टाइगर मेज़ पर चढ़कर इस पर वार ना करता, बल्कि दौड़कर मेज़ की साइड से होकर रॉजर तक पहुंचने की कोशिश करता, तो यकीनन मेज़ की दराज में मौजूद रॉजर के मशीन पिस्टल की जद में आकर हलाक हो सकता था, क्योंकि इसे मालूम था कि रॉजर जैसे लोग फील्ड में बरसों से काम करने के बाद ही इस पोजीशन पर पहुंचते हैं, और हर आदमी राजमन मेज़ की दराज में असलहा लगता है, और रॉजर बहरहाल इस कदर फुर्ती से ज़रूर काम ले सकता था, और टाइगर के लिए मुश्किल हो जाती। इसलिए टाइगर इस अंदाज में इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देने में कामयाब हो गया था। मशीन पिस्टल का भारी दस्ता हाथ मोड़कर मारने से खासी चोट लगाता था, इसलिए पहली ज़रब के बाद रॉजर फौरी तौर पर संभल ना सका था, और दूसरी ज़रब ने इसे बेहोश कर दिया था। रॉजर के बेहोश होते ही टाइगर तेज़ी से वापस मुड़ा, और इसने खुले हुए दरवाजे को बंद करके इसे लॉक कर दिया। फिर इसने अपनी बेल्ट के साथ बंधी हुई नायलॉन की बारीक रस्सी का गुच्छा उतारा, और इस रस्सी की मदद से इसने रॉजर को कुर्सी के साथ अच्छी तरह बांध दिया जिस कुर्सी पर वो बैठा था। टाइगर की आदत थी कि वो इस तरह का सामान जैसे रस्सी का गुच्छा हमेशा अपने साथ रखता था, और अब तो वो खुसूसी तौर पर तैयार होकर आया था। रस्सी से बांधने के बाद टाइगर ने कुर्सी के उकुब में खड़े होकर दोनों हाथों से रॉजर का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब रॉजर के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे, तो इसे हाथ हटा दिए, और फिर मेज़ पर रखा हुआ अपना मशीन पिस्टल उठाकर जेब में डाला, और फिर कोट की खुसूसी जेब से तेज़दार खंजर निकालकर इसने हाथ में पकड़ लिया। इस दौरान रॉजर ने कराते हुए आंखें खोल दी,
और इसके साथ ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन टाइगर का खंजर वाला बाजू घूमा और रॉजर का एक नथना आधे से ज़्यादा कट गया और रॉजर के मुंह से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा था। लेकिन इससे पहले कि चीख की आवाज़ ख़त्म होती, टाइगर का बाजू एक बार फिर घूमा और एक बार फिर रॉजर की चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार इसमें शिद्दत पहले से कम थी। रॉजर का बंधा हुआ जिस्म कुर्सी पर ही बल खा रहा था। टाइगर ने हाथ मोड़कर खंजर के दस्ते की ज़रब रॉजर की पेशानी पर उभरने वाली रग पर लगा दी और रॉजर का चेहरा तेजी से मस्क होने लग गया। इसकी आंखें फट सी गईं। इसके जिस्म को इस तरह झटके लग रहे थे जैसे इसके जिस्म से इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा हो। बोलो, तारीखी तख्तियाँ कहाँ हैं? बोलो, टाइगर ने गुर्राते हुए तहकमाना लहजे में कहा। हेडक्वार्टर में, रॉजर ने लाशौरी अंदाज में बोलते हुए कहा। कहाँ है हेडक्वार्टर? टाइगर ने पूछा। नेदरलैंड में, रॉजर ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर की तफसील क्या है? टाइगर ने पूछा तो रॉजर ने लाशौरी तौर पर पूरी तफसील बता दी। मिस्री कदीम तख्तियाँ हेडक्वार्टर में पढ़ी जा रही हैं? टाइगर ने कहा। नहीं, वो नेदरलैंड के मिस्री तारीख के माहिर डॉक्टर कार्लैंड में पढ़ रहे हैं। इनके साथ माहिरीन की पूरी टीम है, लेकिन वो अभी तक इन्हें पढ़ नहीं सके, रॉजर ने कहा। और फिर टाइगर ने रॉजर से डॉक्टर कार्लैंड की रिहाइशगाह के साथ साथ बाकी तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करके हाथ में मौजूद खंजर इसकी शहरग में उतार दिया, क्योंकि शऊर के ख़त्म होने के बाद अब अगर रॉजर को हलाक ना किया जाता तो इसकी बाकी ज़िंदगी इंतहाई इबरतनाक अंदाज में गुजरती, इसलिए इसकी हलाकत इसके अपने फ़ायदे में थी। शहरग कटते ही थोड़ी देर तक तड़पने के बाद रॉजर ख़त्म हो गया तो टाइगर ने खंजर इसके लिबास से साफ करके वापस इस खुसूसी जेब में डाला और रस्सी खोलकर इसे इंतहाई तेज रफ्तारी से रस्सी का गुच्छा बनाकर अपनी बेल्ट से लटकाया और फिर तेज से कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाजे का लॉक खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर वो इसी बेडरूम में मौजूद था जिसकी उकबी खिड़की खुली हुई थी। टाइगर खासा मुतमईन था कि इसने ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर ली हैं और किसी को इसके यहाँ आने का इल्म तक ना हो सका, और अब वो आसानी से गटर के ज़रिए बाहर पहुँच जाएगा। खुली खिड़की से इसने बाहर झांका तो उकबी एरिया खाली था। वो तेज़ी से खिड़की की चौखट पर चढ़ा और फिर इसने हाथ बढ़ाकर साथ ही मौजूद पाइप पकड़ लिया, लेकिन अभी वो पूरी तरह नीचे उतरने ना पाया था कि इसे दूर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और टाइगर वहीं जम गया। चंद लम्हों बाद एक मुसल्ला आदमी साइड गली से निकलकर खड़ा हो गया और पहले की तरह उकबी एरिया का जायज़ा लेने लगा। शायद ये इन मुसल्ला अफराद की ड्यूटी में शामिल था कि वो मखसूस वक्फे के बाद उकबी तरफ का भी जायज़ा साथ साथ लेते रहे। टाइगर को यकीन था कि इस बार भी गार्ड ऊपर देखे बगैर मुतमईन होकर वापस चला जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश या उम्मीद पूरी हो जाए। इस मुसल्ला गार्ड ने अचानक सर ऊपर उठाया और इसकी नज़रें पाइप पर चिमटे हुए टाइगर पर जम गईं। ये कौन है? इस आदमी ने चीखते हुए कहा और साथ ही कांधे से लटकी हुई गन तेजी से उतारी ही थी कि टाइगर ने उछलकर साइड खिड़की के ऊपर मौजूद शेड पर छलांग लगा दी और फिर जैसे बंदर छलांगे लगाता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंच जाता है, इसी तरह टाइगर भी बिजली की सी तेजी से छलांगे लगाता हुआ शेड्स फलांगता हुआ इस तरफ को बढ़ता चला गया जहां नीचे गार्ड मौजूद था, ताकि वो इसके ऊपर पहुंचकर ना सिर्फ इसकी फायरिंग से बच जाए बल्कि बराह रास्त इस पर छलांग लगाकर इसे कवर भी कर सके। लेकिन जैसे ही इसने आखिरी शेड पर छलांग लगाई, तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ों के साथ ही वो चीखता हुआ उलटकर नीचे जा गिरा। जवाना राना हाउस के बरामदे में कुर्सी पर बैठा एक एक्रीमियन अखबार पढ़ने में मसरूफ था। गो इसे एक्रीमिया से आए हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, लेकिन अभी वो रोज़ाना एक्रीमियन अखबार इस अंदाज में पढ़ता था जैसे इसे एक्रीमिया से आए हुए चंद ही दिन गुजरे हों। अचानक इसने जोसेफ को फ़ोन वाले कमरे की तरफ दौड़ते हुए देखा। जोसेफ मुसलसल बॉस बॉस इस अंदाज में कह रहा था कि जैसे नाम ले लेकर चीख रहा हो। क्या हुआ जोसेफ? जवाना ने एक झटके से उठते हुए कहा। बॉस पर कोकाटी ने हमला कर दिया है, बॉस शदीद खतरे में है, जोसेफ ने चीखते हुए जवाब दिया और फ़ोन वाले कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो जवाना दौड़ता हुआ इस कमरे की तरफ गया। इसे लफ्ज़ हमले की तो समझ आई थी, लेकिन ये किस किस्म का हमला था ये इसे मालूम ना हुआ था। वैसे भी इसे मालूम था कि बॉस टाइगर के साथ मिसर गया है। इमरान जाते हुए राना हाउस आया था। जवाना जब कमरे में दाखिल हुआ तो जोसेफ रिसीवर कान से लगाए बड़ी बेचैनी के आलम में खड़ा था। जवाना ने आगे बढ़कर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, सुल्तान बोल रहा हूँ। इसी में दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। बड़े साहब, जोसेफ बोल रहा हूँ। बॉस पर कोकाटी ने हमला कर दिया है बड़े साहब, और बॉस इस वक्त शदीद खतरे में हैं। मैं फ़ौरन बॉस के पास जाना चाहता हूँ बड़े साहब। अगर देर हो गई तो कोकाटी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी।
बड़े साहब, मेरे लिए जहाज़ चार्टर करा दें। जहाज़ का किराया मैं खुद दूंगा, लेकिन बड़े साहब देर ना करें, मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। जोसेफ ने हलक के बल चीखते हुए मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या हुआ है जोसेफ? इमरान तो मिस्र गया हुआ है, वो मुझे बता कर गया था, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बड़े साहब देर ना करें, एक एक लम्हा बॉस की जिंदगी को कम करता जा रहा है। बड़े साहब जल्दी करें, जोसेफ ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम्हारे पास पासपोर्ट है? हमें वीज़ा भी तो लगवाना पड़ेगा, वैसे ही तुम कैसे जा सकते हो, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। आप बड़े साहब हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बॉस पर होने वाला हमला अपनी जान देकर भी रोकना चाहता हूँ। बड़े साहब, इन चक्रों में मत पड़ें, वरना बॉस को कुछ हो गया तो फिर हाथ मलने का वक्त भी नहीं मिलेगा, जोसेफ ने रो देने वाले लहजे में कहा। मगर इमरान को हुआ क्या है, ये तो बताओ, और तुम्हें कैसे मालूम हुआ है, सर सुल्तान ने कहा। बॉस शदीद खतरे में है, शदीद तरीन खतरे में, और कोकाटी का हमला जिस पर हो जाए वो इंतहाई शदीद खतरे में होता है। आप बड़े साहब हैं, प्लीज़ वक्त ज़ाया ना करें, जोसेफ ने रो देने वाले लहजे में कहा, और आखिर में तो इसके मुंह से बाकायदा सिसकी सी निकल गई। अच्छा अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, सर सुल्तान ने कहा, और राब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ है जोसेफ, आखिर हुआ क्या है, तुम्हें फ़ोन आया है, क्या हुआ है, जोवाना ने कहा। बताया तो है कि कोकाटी ने हमला कर दिया है बॉस पर, और क्या बताऊं, पूरे के पूरे कबीले तबाह हो जाते हैं कोकाटी के हमले से, और बॉस पर हमला हो गया है। मैं सो रहा था कि शोशाई देवता ने मुझे जगाकर बताया है। शोशाई देवता खतरे की इत्तला देने वाला देवता है। मिस्र में बॉस पर कोकाटी ने हमला कर दिया है, और जिस पर कोकाटी हमला कर दे वो शदीद तरीन खतरे की जद में आ जाता है, और बॉस इस वक्त शदीद तरीन खतरे की जद में है, और इसका गुलाम यहाँ मौजूद है, जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम क्या करोगे वहां जाकर, किस तरह बॉस को खतरे से बचाओगे, जवाना ने कहा। इसके लहजे से यह अंदाजा हो रहा था कि इसे जोसेफ की बात पर यकीन नहीं आ रहा। कोकाटी के हमले को सिर्फ वही दूर कर सकता है जिसके अंदर शाही अफ्रीकी खून दौड़ रहा हो। गुलाम के अंदर ये खून मौजूद है, और गुलाम अपना गला काट कर अपना खून बॉस को पिला देगा, और कोकाटी को दम दबाकर भागना पड़ेगा, जोसेफ ने जवाब दिया। और इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। राना हाउस, जोसेफ ने कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ जोसेफ, तुम ठीक कह रहे हो, इमरान की कार पर मिसाइल फायर किया गया है, और इमरान की हालत खतरे से बाहर नहीं है, और वो इस वक्त अस्पताल में है। मैंने मिस्र के डिप्टी सेक्रेटरी रफ़ाई से फ़ोन पर बात की है। तुम अपने पासपोर्ट समेत फ़ौरन एयरपोर्ट पर पहुँचो, वहाँ मिस्री सफारत खाने का आदमी मौजूद होगा, वो तुम्हें एयरपोर्ट पर ही वीज़े की मोहर लगा देगा, और वहाँ जेट तैयार खड़ा होगा। वहाँ मिस्र में डिप्टी सेक्रेटरी रफ़ाई तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें हस्पताल लेकर जाएंगे। तुमने वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करके रिपोर्ट देनी है, सर सुल्तान ने तफसील से बात करते हुए कहा। सर, मैं जवाना भी साथ जाऊँगा, प्लीज़ आप मेरे लिए भी फौरी इंतजाम करें। मास्टर के ज़ख्मी होने का सुनकर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, जवाना ने ऊंची आवाज़ में कहा। ठीक है, मैं सफारत खाने में कह देता हूँ, वो तुम्हारा वीज़ा भी लगा देंगे, तुम भी साथ चले जाओ, एक से दो भले। इमरान का सुनकर मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन कुछ सरकारी मजबूरियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मेरे पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। तुम भी चले जाओ, अल्लाह ताला इमरान को ज़िंदगी और सेहत अता करे, सर सुल्तान ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रख दिया। आओ जवाना, लेकिन तुमने मेरे किसी काम में रुकावट नहीं बनना, जोसेफ ने कहा। ठीक है, तुम चलो तो सही, मुझे वाकई बेहद परेशानी हो रही है, जवाना ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों रवानगी के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने पासपोर्ट उठा लिए। अब गाड़ी का क्या होगा, ये तो एयरपोर्ट पर ही खड़ी रह जाएगी, ना जाने हमारी वापसी कब होगी, जवाना ने कहा। हम टैक्सी में जाएंगे, तुम बाहर जाकर टैक्सी रोको, मैं राना हाउस को सील्ड करके उकबी तरफ से घूम कर आ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया, और फिर वो फाटक की छोटी खिड़की खोलकर बाहर आया तो जोसेफ ने उकुब से फाटक बंद किया। जवाना सड़क के किनारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद इसके इशारे पर एक टैक्सी इसके करीब आकर रुक गई। हमने एयरपोर्ट जाना है, मेरा साथी जल्द आ रहा है, जवाना ने कहा। यस सर, बैठें, ड्राइवर ने कहा। मेरा साथी आ जाए तो फिर बैठूंगा, जवाना ने कहा। मैं साइड पर करके कार रोक देता हूँ, ड्राइवर ने कहा, और फिर गाड़ी को साइड पर ले जाकर रोक दिया। थोड़ी देर बाद ही जोसेफ साइड रोड से निकलकर फाटक की तरफ आ गया। आओ बैठो जोसेफ, जवाना ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर वो दोनों उकबी सीट पर बैठ गए। गाड़ी बड़ी थी, इसलिए इन्हें गाड़ी में बैठते हुए कोई तकलीफ उठानी ना पड़ी। और फिर जिस तरह सर सुल्तान ने कहा था, इनके एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां मौजूद आदमी खुद इनकी तरफ आ गया। शायद सर सुल्तान ने इनकी मखसूस पहचान बता दी थी, वो दोनों लाखों में भी पहचाने जा सकते थे। मेरा नाम काशानी है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में मिस्री सफारत खाने से है, इस आदमी ने इन दोनों के करीब आकर कहा। तो वो दोनों रुक गए। मेरा नाम जोसेफ है और ये मेरा साथी है, इसका नाम जवाना है, जोसेफ ने कहा।
मैं आपके लिए ही यहाँ हाजिर हुआ हूँ। पासपोर्ट दिखाइए, काशानी ने कहा तो जोसेफ और जवाना दोनों ने जेबों से पासपोर्ट निकालकर इसे दे दिए। आइए जनाब, मेरे साथ, काशानी ने कहा और फिर वो इन्हें चार्टर तैयारियों के लिए बने हुए अलहदा ऑफिस में आ गया। वहाँ से इन दोनों के पासपोर्ट्स पर मोहरें लगाईं। ओपन वीज़ा है जनाब, आप पूरे मिस्र में जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं और जब तक ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। मैंने तैयारा चार्टर करा लिया है, अब आप कागजात देकर सफ़र कर सकते हैं, काशानी ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों के तैयारे को चार्टर्ड कराने के कागजात तैयार करा लिए गए ताकि बैनुल-अक़वामी प्रवास की इजाज़त मिल सके। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के बाद इन्हें एक जीप में सवार करके अलहदा एक हैंगर पर ले जाया गया जहां एक जेट तैयारा प्रवास के लिए खड़ा था। पायलट और अमले ने जोसेफ और जवाना का इस्तकबाल किया और फिर इन दोनों के बैठने के बाद तैयारा हरकत में आ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे? एयर होस्टेस ने तैयारे की प्रवास के दौरान जोसेफ और जवाना के पास आते हुए कहा। पीना पिलाना छोड़ो और पायलट को कहो कि जिस कदर तेज रफ्तारी से वो तैयारा उड़ा सकता है उड़ाए। हमारा एक एक लम्हा कीमती है, जोसेफ ने कहा। सर, हुकूमत की तरफ से रफ्तार पर पाबंदियां हैं। बहरहाल मैं आपका पैगाम दे दूंगी, एयर होस्टेस ने कहा और वापस मुड़ गई। मास्टर जख्मी है और मुझे हैरत है कि तुम्हें खुद ब खुद न जाने कैसे इल्म हो गया कि मास्टर जख्मी है और इसकी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन चलो मैं मान देता हूँ कि वो क्या शोशाई देवता ने तुम्हें आकर इतला दी होगी। लेकिन तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? जवाना ने कहा। मैंने बताया तो है कि मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ। मेरे खून में ऐसी ताकत है कि कोकाटी भाग जाएगी और तुम देखना कि कोकाटी कैसे भागती है, जोसेफ ने बताया। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपना खून मास्टर को दे दोगे? लेकिन क्या तुम्हारे खून का ग्रुप और मास्टर के खून का ग्रुप एक ही है? जवाना ने कहा। मुझे ग्रुप का इल्म नहीं है और तुम्हारा ख्याल है कि जिस तरह मरीजों को खून की बोतलें लगाई जाती हैं इस तरह बॉस को भी मेरे खून की बोतलें लगेंगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपना खून बॉस की खिदमत में पेश करना है और मेरे खून में ऐसी ताकत है कि कोकाटी दुम दबाकर भाग जाएगी। तुम देख लेना, बशर्त ये कि हम बर वक्त पहुँच गए। इन्हें कह दो कि तैयारा मजीद तेज उड़ाएं, जोसेफ ने बेचैन लहजे में कहा। तुम्हारा पैगाम उन तक पहुँच चुका है और चूंकि ये चार्टर तैयारा है इसलिए वो यकीनन तुम्हारी बात मानेंगे, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो जवाना की बात सुनकर मुतमईन हो गया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।